एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू वेदा अकेडमी। वेदा अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राजवैद लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉर नेबर साइकिल और स्पॉन्टेनिटी के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना था कि एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है। हमने एक और नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एंथैल्पी। उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जो प्रोसेस खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बाय यूजिंग द एक वन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट इज एंथैल्पी। लेकिन एंथैल्पी जो थी पर्याप्त नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चा, तो पहले हम लोग आज जानेंगे बॉर नेबर साइकिल क्या होती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। ठीक बच्चा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाया था, डेट इज सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, उसे जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, वो 101% पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। और बेटा इस लेक्चर के बाद जो दो सेशंस होने वाले हैं, यानी ट्यूसडे और थर्सडे को जो आपकी लाइव क्लास होगी, उसके अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है जिसका नाम है वेदा 11E। इसको ज्वाइन करने पर आपको बहुत से फायदे मिलने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन चाहिए अगर आपको अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो कहाँ आएंगे आप? बिल्कुल ठीक, वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज मौजूद हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सलील सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। सोनू सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे। ठीक है, रोजाना हम लोग लाइव आ रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, यहाँ पर नोट्स, डेली लाइव क्लास और साथ ही 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ मिलते हैं आपको। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, जल्दी से हम लोगों को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बॉर नेबर साइकिल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, बॉर नेबर साइकिल किस लिए यूज होती है। देखिए, तो दोनों साइंटिस्ट का नाम है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, एक बॉर्न साइंटिस्ट, एक हेबर थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, बच्चा, उन्होंने ये तरीका निकाला था कि जब कोई क्रिस्टल लैटिस होता है हमारा, देखिए मैं क्या बताऊं आपको, जैसे कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जो हमारे एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री और सिमेट्री के अंदर क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं, या मैं कहूं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है अटेन करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, जिसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटा, क्रिस्टल। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे यूनिट सेल्स होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। अगर एक सॉलिड सब्सटेंस को, जनरली आयोनिक कंपाउंड के अंदर होता है, जैसे यहां देख रहा हूं मैं NaCl है बेटा, मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो NaCl है वो किससे बना होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम और क्लोरीन से ही बना होगा, नहीं होगा? तो जब सोडियम और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट फॉर्म होगा। हाँ या नहीं? अब तुम में से कुछ कह रहे हो सर आज तक हमने तो सॉल्ट जो है वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हुए देखा है। अरे बहुत तरीके होते हैं बेटा एक चीज के फॉर्म होने के। ठीक है, कोई चीज फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से एक तरीका ये भी होता है जिसमें को हम लोग सोडियम, जिसमें सॉलिड सोडियम लेते हैं और क्लोरीन गैस लेते हैं और उससे NaCl बना रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बॉर नेबर साइकिल किस लिए यूज्ड होती है बेटा? टू कैलकुलेट लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? क्या एम है इसका? टू कैलकुलेट लेटिस एंथैल्पी। टू कैलकुलेट लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है बॉर नेबर साइकिल। ठीक है, और इसके अंदर हेस लॉ का यूज हो रहा होता है। तो लेटिस टू बॉर नेबर साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ पढ़ाया था मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें बोला था कि भाई कोई फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन में फॉर्म हुआ है एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा। तो होगा क्या बेटा वहां पर कि उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो सारी रिएक्शंस की एंथैल्पीज के सम के बराबर होगी। दैट वाज हेस लॉ। ठीक है, तो हेस लॉ की एक मेजर जो एप्लीकेशन है वो क्या हो चुकी है, वो है हमारी बॉर नेबर साइकिल।
ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल से हम लोग लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है? आपके दिमाग में ये डाउट आया ही होगा 101%। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री और सिमेट्री के अंदर जब आयंस या एटम्स हमारे कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन आयंस के कंबाइन होने पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, देखिए क्या हो रहा है, जब भी दो एटम्स या दो केमिकल स्पीशीज आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी इंथैल्पी या एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। एक और तरीका है लैटिस इंथैल्पी को डिफाइन करने का कि अगर मैं एक सॉलिड सब्सटेंस को, एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता हूं उसके आयंस के अंदर, ठीक है, जैसे NaCl है, अगर मैं NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ूंगा तो मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। तो उस बॉन्ड को तोड़ने पर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको मैं लैटिस एंथैल्पी कहता हूं। तो दो केस हम लोगों ने देखे, अगर आयन से सॉलिड बनता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज होती हुई एनर्जी को भी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। और अगर एक सॉलिड सब्सटेंस को आयंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसे भी मैं लैटिस एंथैल्पी कहूंगा। तो इट कैन बी एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए साइकिल के रूप में बताई जाती है। ठीक है, ये वन वे नहीं है, इट कैन बी अ टू वे, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होना, एब्जॉर्ब होना, रिलीज होना, एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज बॉर्न हेबर साइकिल। चलिए बनाते हैं कैसे इसको। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी आपको क्या बताया मैंने? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी required to break down 1 mole of lattice into its constituent ion, into its constituent ions। ठीक है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्लियर बच्चा? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कह रहे होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी? जितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक मोल क्रिस्टल फॉर्म होगा हमारा, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। सिंपल, देखिए बेटा, जैसे ये NaCl है, यहाँ पर अगर मुझे NaCl की बॉर्न हेबर साइकिल बनानी है तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा? यहाँ देखिए NaCl फॉर्म करना पड़ेगा। NaCl अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर है, यहाँ देखिए तो NaCl अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या NaCl अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर है? बिल्कुल है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो अपनी गैस स्टेट के अंदर होता है। नेचुरली जो Cl2 होती है बेटा, वो हमारी क्या होती है? अपनी गैस स्टेट के अंदर होती है। सॉलिड सोडियम हमें सॉलिड मिलता है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? एक NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl। अच्छा, NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड। क्या है NaCl? एक आयोनिक कंपाउंड। तो इनके बीच में क्या होगा? ये आयंस होंगे, यानी Na प्लस और Cl माइनस होंगे। अरे बताइए, होंगे नहीं होंगे? एक होगा Na प्लस और एक होगा Cl माइनस। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक साथ एग्जिस्ट करने लगेंगे। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीशीज के बीच में। तो Na प्लस Cl माइनस आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे भैया, और बॉन्डिंग करेंगे तो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। बताओ, अरे होगा नहीं होगा? तो यही काम बेटा जो यहाँ पर हो रहा है। तो पहले मुझे इसको आयंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटे। बिना आयंस के अंदर कन्वर्ट करे खेला नहीं चलेगा। पहले इनको मुझे आयंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसे लैटिस एंथैल्पी कहूंगा। चलिए अगर मुझे सोडियम को क्या बनाना है? Na प्लस बनाना है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे चाहिए नहीं चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी? बिल्कुल चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो बदले में उसे क्या दोगे भैया? एनर्जी दोगे नहीं दोगे? उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी भी देने के लिए पहले उस एटम को उसकी गैसेस स्टेट के अंदर लाना पड़ेगा। तो सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो यहां पर एक एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, डेट इज
डेल्टा एच सब्लिमेशन, तो ये हो जाएगा Na प्लस, सॉरी Na गैस, Na किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको एनर्जी दूंगा, कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, Na प्लस, अपनी गैस स्टेट के अंदर ये है। ठीक है, अभी बात समझ गया नहीं, ध्यान दो जल्दी से। अच्छा, अगर ये जो क्लोरीन है, यहां बेटा जी ये जो क्लोरीन है, इसको मुझे कितने क्लोरीन के एटम दिख रहे हैं यहाँ पर, एक। तो बेटा अगर इसे बैलेंस करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, डेल्टा एच BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दो क्लोरीन को तोड़ दूंगा, और आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक Cl मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, Cl अपनी गैस स्टेट के अंदर मिलेगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर। अच्छा, हुआ क्या, अब मैं इसको क्या दूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, अगर इसे Cl माइनस बनना है, Cl माइनस बनने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना पड़ेगा, इसने लूज कराएगा घरे ने, तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे गेन करना है, इसने लूज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, Cl माइनस, क्या बन जाएगा बच्चा, Cl माइनस। और बेटा जी लेटिस एंथैल्पी क्या बताई थी, अरे क्या होती है लेटिस एंथैल्पी, भाई जब आयंस आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन के बीच में, तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, और इन दोनों के कंबाइन होकर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं लेटिस एंथैल्पी कहता हूं, उसको मैं क्या कहता हूं, लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, उसको मैं क्या कहता हूँ, लेटिस एंथैल्पी, यू से डिनोट करते हैं बेटा इसे, इसे किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसे, यू से डिनोट करते हैं बेटा जी हम लोग। ये Cl, बेटा राइटिंग गंदी है, घिनौनी है माना, लेकिन समझ जाया करो, ये Cl माइनस है। ठीक है, लेटिस एंथैल्पी को मैं यू से डिनोट कर रहा हूं, है ना, यहां लिख देता हूं बेटा यू। ठीक है, चलिए, लेकिन लेटिस एंथैल्पी अभी भी कैलकुलेट नहीं हुई है, तो यहां पर अब यूज होगी हमारा हेस लॉ। ठीक है, यहां पर हमारा हेस लॉ यूज होगा, वो कहता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यानी ये जो लेटिस एंथैल्पी है, इन सब की एनर्जी के बराबर होगी, मतलब जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, यानी डेल्टा एच एफ। ठीक है, किसके बराबर होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन के, डेल्टा एच सब्लिमेशन के, फिर डेल्टा एच आई के, डेल्टा एच आई के, फिर हमारा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी के 1/2 डेल्टा एच BDE प्लस, फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच EA। अच्छा, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा यू, लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, बताओ। अब क्या होगा, यू क्या लेटिस एंथैल्पी, इसे उधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, और ये उधर चले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। तो मेरी जो यू है, यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच IE प्लस 1/2 डेल्टा एच BDE प्लस डेल्टा एच EA। ठीक है, और माइनस डेल्टा HF। ठीक है, तो ये हमारी लेटिस एंथैल्पी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से मैं लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से मैं लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूं। याद रखना, जेई नीट के पेपर में तो इससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट से। ठीक है, क्लियर, बताओ जल्दी से, अरे कोई दिक्कत कोई समस्या है इसके अंदर, जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है? क्योंकि अगला वाला हम लोग एक और एग्जांपल इसके बाद पढ़ेंगे MgCl2 का, जिसमें हम लोग जानेंगे MgCl2 के अंदर लेटिस एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है, रटना नहीं है किसी भी चीज को, समझ के चलना है। ठीक, तो ध्यान रहे, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी से बता दो, क्लियर है बेटा ये चीज आपको, है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि MgCl2 के अंदर कैसे होता है। देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं लेटिस एंथैल्पी। ये पूरा एक साइकिल है, देखिए, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक साइकिल है। चलो MgCl2 को बनाते हैं। ठीक है,
तो देखिए बेटा, तो Mg सॉलिड लेंगे प्लस क्लोरीन गैस लेंगे और यहां पर क्या फॉर्म होगा, MgCl2। इस चीज का ध्यान रखना, कब आपको 1/2 लेना है, कब आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और वो काम आप यहां पर भी कर रहे होंगे, वो काम आप यहां पर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो MgCl2 कैसे बनेगा, चलिए पहले Mg को उसकी गैस स्टेट के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। Mg को उसकी गैस स्टेट के अंदर लेके आते हैं, तो कौन सी इंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो यहां ये हो जाएगा Mg गैस। मुझे एक चीज बताइए, Mg पर कितना चार्ज होता है, अगर MgCl2 टूटेगा तो किस में टूटेगा, Mg2+ और Cl- में, यानी Mg पर कितना चार्ज है, 2+, यानी वो 2 बार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस माने लूज हो गया और माइनस माने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो 2 बार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच आई ई 1, तो ये हो जाएगा Mg+, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक और बार, यहां पर एनर्जी क्या होगी बेटा, हमें देनी पड़ेगी इसे Mg2+ बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा Mg2+, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा Mg2+। क्या कीजिएगा, अब इसको तोड़िए, ठीक है, तो यहां पर क्या इन्वॉल्व होगी, डेल्टा एच बी डी ई, यहां क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा एच बी डी, इन दोनों को बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ एंथैल्पी चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Cl2, अरे बताओ, यहां पर 2Cl गैस बन जाएंगे, 2Cl के एटम बनेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, मुझे इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसे कुछ, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, इससे एनर्जी रिलीज होगी, जो कि कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी बेटा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो 2 इंटू डेल्टा एच ई ए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2Cl-, यहां ये बन जाएगा 2Cl-। चलिए, अब जब हमारा Mg2+ और 2Cl- आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, MgCl2। क्या फॉर्म होगा बेटा, MgCl2, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी रिलीज होगी हमारी, U, ठीक है। तो बेटा जी, इसकी जो एंथैल्पी होगी, लेटिस एंथैल्पी फॉर MgCl2 क्या हो जाएगी भाई, ये और ये और माइनस डेल्टा एच, अब फॉर्मेशन, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आई ई 1 प्लस डेल्टा एच आई ई 2 प्लस डेल्टा एच बी डी ई प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस डेल्टा एच एफ, ठीक है, माइनस डेल्टा एच एफ, ठीक है, क्लियर। इससे मैं अपनी लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूं। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन ही होती है बेटा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज हमेशा गिवन होती है पेपर के अंदर, ठीक है, चाहे किसी भी देश में वो पेपर हो रहा हो। ये एंथैल्पीज कितनी रिलीज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, गिवन होती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 2 की मल्टीप्लाई और होगी, ठीक है। अरे क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ, समझ लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो देखिए भैया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो वापस से पीछे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, यहां ध्यान दीजिए तो जरा, यहां देखिए कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए से हमारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इस ए को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा,
कम होगी, हाँ या ना? तो इसके अंदर क्या है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, ड्राइविंग फोर्स यानी जो इसको कंपेल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, यानी प्रोडक्ट फॉर्म करना है ना? भाई कोई केमिकल कंपाउंड जो है रिएक्टिविटी कब दिखाता है? रिएक्टिविटी तब दिखाता है जब वो अपनी प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर कर अपना शेप, स्ट्रक्चर, साइज कुछ भी चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। उसको लगता है कि मैं स्टेबल हो गया हूं, और स्टेबल होने पर वो अपनी एनर्जी फालतू की रिलीज कर देता है, हाँ या नहीं? इसलिए जो रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बना है पहले वाले के कंपैरिजन में। रिएक्टेंट से जो रिएक्टेंट्स के अंदर केमिकल स्पीशीज है, वो हमारी हाईली रिएक्टिव होंगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बहुत सारी एनर्जी फेंक मारेगा, हाँ या ना? क्लियर? तो जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं हाईली, तो हम समझ जाते हैं प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बना है, क्योंकि उसने फालतू की एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर दी। क्लियर? तो यहां होती है ड्राइविंग फोर्स और यहां होती है बेटा अपोजिंग फोर्स, यहां होती है अपोजिंग फोर्स। बताओ तो, अरे कोई दिक्कत? यहां होती है हमारी अपोजिंग फोर्स। तो जब ड्राइविंग फोर्स हमारी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स, तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, यानी रिएक्शन लौटकर वापस नहीं आने वाली है, रिएक्शन लौटकर वापस नहीं आने वाली है। लेकिन बेटा जी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, देखिए, और उसमें इस तरीके का साइन बना हुआ है, यहां क्या है, अपोजिंग फोर्स, या मैं कहूं ड्राइविंग फोर्स, भाई यहां होंगी ड्राइविंग फोर्स और यहां होंगी अपोजिंग फोर्स, यहां होंगी ड्राइविंग फोर्स और यहां होंगी अपोजिंग फोर्स। जब अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बेटा जी बराबर होंगी, जब अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बेटा जी दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब यहां पर अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स जब बराबर हो जाएंगी, प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, यानी जितनी तेजी से ए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उतनी तेजी से प्रोडक्ट वापस से ए फॉर्म कर रहा है, हाँ या नहीं? उतनी तेजी से प्रोडक्ट वापस से ए फॉर्म कर रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है? क्लियर? अब यहां पर स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए के अंदर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है, और उस ये प्रोसेस अपने आप से हो गया, मतलब मुझे कोई इसे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने नहीं पड़ी, ठीक है? इसने अपने आप से ही क्या करा बेटा, कुछ आसपास की एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी खुद से, मैंने कोई एक्सटर्नल एनर्जी, प्रेशर कुछ नहीं दिया इसे, ठीक है? ना मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ना मैंने प्रेशर बढ़ाया, ना मैंने हीट, कुछ भी नहीं दिया उसे, अपने आप वो केमिकल प्रोसेस हो गया। जैसे सोडियम है, सोडियम के टुकड़े को अगर तुम पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, धमाका, हाँ या नहीं? अरे धमाका होगा ना, एकदम से बूम, एकदम, ठीक है? तो क्या होगा वहां पर, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि सोडियम जैसे ही मेटल, सोडियम मेटल जैसे ही पानी से रिएक्ट करता है बेटा, तो मुझे कोई हीट वीट देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ वहां पर, क्या फॉर्म हो गया, NaOH, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है? तो बहुत साथ में बहुत सारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज, तो प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ध्यान रखिए, ठीक है? तो प्रोसेस कैसा हो गया बेटा, यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो गया, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है बेटा, रिलीज हो गई है ना? लेकिन काफी सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, ठीक है बेटा? अगर ये NaOH है, NaOH है, NaOH को अगर मैं कहूं यहाँ पर NaOH से, या सिंपल सी चीज है, कोल वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो मुझे डिसोल्यूशन से भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कोल है बेटा, कोल का कंबशन करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कोयला जो है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, जो हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, क्या वो अपने आप जलने लगेगा? नहीं ना, पहले आप तो करोगे, उसे एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, हीट दोगे, उसे हीट करोगे थोड़ा, है ना? और उसको हीट करने पर जितनी एनर्जी क्या होगी बेटा, फिर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगेगी उसके बाद। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये एंडोथर्मिक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन मुझे, सॉरी एंडोथर्मिक कह रहा हूं, ये एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन यहां पर मुझे क्या करना पड़ा, पहले थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ी। तो ये कैसा हो गया बेटा, हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो प्रोसेस जिनको करवाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
बाद में वो एनर्जी दे या ना दे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पहले इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और इसकी जो एंथैल्पी होती है कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। यही रहस्य छुपा हुआ है, यही कुछ आगे का रहस्य छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस कैसा होगा बेटा जी, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर, कोई डाउट? जल्दी से बता दो मुझे, कोई डाउट है बेटा आपको इसमें? तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा स्पॉन्टेनियस हो गया, हाँ या नहीं? तो जो प्रोसेस खुद से खुद ब खुद हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहे हैं उन प्रोसेसेस को मैं स्पॉन्टेनियस कहता हूं। जैसे ढलान पर पानी अपने आप नीचे बहता हुआ चला जाएगा, आया नहीं? लेकिन अगर अप हिल जाना है पानी को, ठीक है, आया नहीं? अगर ढलान से ऊपर जाना तो पानी अपने आप ऊपर तो चढ़ने से रहा, हाँ या नहीं? तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये क्या हो गए, हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए। तो जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाते हैं, है ना, दे अकर बाय देयर ओन, उन्हें हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जो अपने आप से अकर नहीं होते उन्हें हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अकर बाय देयर ओन, उन्हें हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद से नहीं हो सकते। दे डोंट अकर बाय देयर ओन। क्लियर? ठीक है, तो यहां क्या होता है, जो डेल्टा एच, पहले ये माना जाता था कि अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होगा और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल अभी आपके मैंने आगे दिखाया है कि डेल्टा एच की वैल्यू इज हाईली नेगेटिव। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है कोल, ठीक है, इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिल जाता है हमें एनर्जी के मामले में। ठीक है, क्लियर? तो होता क्या है कि जो कार्बन है, ठीक है, यानी जो कोल है, उसके कंबशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और दी मैंने बहुत थोड़ी सी थी। तो ये प्रोसेस था तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसे इसकी इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव थी। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन इंथैल्पी की वैल्यू कैसी है, हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी नेगेटिव है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, हाँ या नहीं, बातें एक दूसरे को। तो इसका मतलब एंथैल्पी जो थी पर्याप्त नहीं थी हमारे लिए किसी भी सिस्टम की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस वो फ्लो ऑफ हीट हमें बता पाता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अभी तक स्पॉन्टेनिटी के मामले में कोई बात नहीं की गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कमरा भी बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, स्टूडियो एकदम चिल्ड हुआ पड़ा है बेटा। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर मैं स्टूडियो का दरवाजा खोल दूंगा, ठीक है, काश मैं आपको दिखा पाता कैमरा रोटेट करवा कर। ठीक है, क्लियर? अगर मैं स्टूडियो का दरवाजा खोल दूंगा बेटा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो बाहर से हीट है वो अंदर आने लगेगी। यहाँ की कूलिंग बाहर नहीं जाएगी, बाहर से हीट अंदर आने लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा ऑफिस जो है, पूरा ही मतलब पूरा फ्लोर जो है सिर्फ इस एक कमरे में एसी चलने की वजह से ठंडा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर हीट ज्यादा है। ठीक है, तो हीट क्या होगी, सिस्टम के अंदर फ्लो हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब बाहर ये कमरा गर्म क्यों हो गया, ठंडा बाहर वाला चीज जो है, बाहर वाला इन्वायरमेंट जो है या बाहर वाला जो स्पेस है वो ठंडा क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है ना। तो ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, मतलब हीट जो है क्या कर रही है, सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है, ना कि सिस्टम से बाहर जा रही है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम की जो हमारा कूलिंग है, ठीक है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ना शुरू हो जाएगा लगातार। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हमेशा जो फ्लो ऑफ हीट है वो ज्यादा से कम की तरफ क्यों होता है, कम से ज्यादा की तरफ क्यों नहीं होता, मैं इससे ये समझाना चाहता हूं। यानी जो फ्लो ऑफ हीट है वो हमारा ज्यादा से कम की तरफ क्यों है, कम से ज्यादा की तरफ क्यों नहीं है। क्लियर? ये सारी बातें हम लोगों को अभी तक पता नहीं चली थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी मेयरली प्रेडिक्टेड बाय दी इंथैल्पी। ठीक है, तो इंथैल्पी हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हमें एक और थर्मोडायनेमिक फंक्शन चाहिए था। कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं जिससे कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमारे
एंडोथर्मिक है लेकिन फिर भी उनका एंथैल्पी जो एंडोथर्मिक कह रहा हूं नॉन स्पॉन्टेनियस है बट दे हैव डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल क्या हो गया ये कि भाई कोल का कंबशन किया तो CO2 फॉर्म हुआ और साथ में बहुत सारी एनर्जी मिली, उस एंथैल्पी की वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव थी। तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बट स्टिल इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस था बट इट इज स्टिल नॉन स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर? बताइए कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत है बेटा आपको, है ना? यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए H2 प्लस I2, क्या बनेगा? 2HI। अच्छा, जब रिएक्शन इस तरीके से मूव करती है तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन को रिवर्सिबल करता वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पर फॉर्म होगा H2 प्लस I2, तो यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? नेगेटिव हो जाती है। सो दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमारी स्पॉन्टेनिटी प्रूव नहीं हो पाती है नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए स्पॉन्टेनिटी प्रूफ नहीं हो पा रही थी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनिटी प्रूफ नहीं हो पा रही थी। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनिटी प्रूफ नहीं हो पा रही थी। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जानते हैं, है ना? एक और एग्जांपल है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वो लिक्विड से बड़ी आसानी से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर वेपराइजेशन होगा तो। आप अभी पानी डाल दीजिए फ्लोर पे, वो थोड़ी देर बाद भाप बन के उड़ जाएगा। उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा? सारा पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, है ना? तो प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस, बट स्टिल उसने एनर्जी क्या करी है? गेन करी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच की पॉजिटिव होती है, लेकिन प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। उल्टा हो गया ना पहले वाले की तरह। प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, वो वाटर का भाप बनना तय ही है। ऐसी वाटर जो है सॉलिड से क्या बन सकता है? लिक्विड अपने आप। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। ठीक है, और प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेल्टा एच जो है वो पर्याप्त नहीं था स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। हमें एक और थर्मोडायनेमिक फंक्शन की जरूरत थी स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। सिर्फ एनर्जी के रोल से मैं एंथैल्पी को प्रेडिक्ट नहीं, वो स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ देखिए, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है ना? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हाई है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब एनर्जी यहां से इवॉल्व हुई है, एनर्जी यहां पर रिलीज हुई है। लेकिन इस केस में क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो है। ये देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो आ रही है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो आ रही है। यहां पर आपको फिर से ये टिक मार देता हूं, यहां पर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई है, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। हीट क्या हुई है बेटा जी? एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। क्लियर? आई बात समझ या नहीं? ठीक, तो यहां पर सिर्फ हीट के फ्लो से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था भाई कि केमिकल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए मुझे एक और थर्मोडायनेमिक फंक्शन की जरूरत पड़ी, जिसे मैंने नाम दिया एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी काफी हद तक जो है स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर पाती है। एंट्रोपी काफी हद तक स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर पाती है बेटा। तो बेसिकली एंट्रोपी क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज है एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्लियर क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो, कोई मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, अगर उनको प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो दे मस्ट हैव टू कोलाइड।
ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर रोल आता है और केमिकल काइनेटिक्स कहती है अगर दो केमिकल स्पीशीज को आपस में रिएक्शन करनी है तो उनको आपस में कोलाइड होना ही पड़ेगा, उनके अंदर मुठभेड़ होगी ही होगी, गुत्थम गुत्ता होगी, तब जाके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहां होगा, हाँ या नहीं? तो जब तक पार्टिकल आपस में कोलाइड नहीं कर जाएंगे तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, ये एकदम सच्ची बात है। ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है बेटा, क्लियर? तो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स कब मूव करेंगे? जब वो मोशन में होंगे, हाँ या नहीं? तो कहते क्या है कि इंट्रोपी कहती है कि जब तक पार्टिकल्स मोशन या मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप सोचिए कि मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे पड़े हुए हैं तो वो कोलाइड कैसे करेंगे? कोलाइड कर ही नहीं पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो एक डिसऑर्डरनेस, ठीक है, होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को ऑर्डर में से डिसऑर्डर में आने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? स्पॉन्टेनिटी, वो एंट्रोपी कह रहे हैं। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी ज्यादा रैंडमनेस हुई, कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस हुई, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बेटा जी? एंट्रोपी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रोपी। इसको एक और डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। ध्यान कीजिए, आप आपके कमरे में गए, या कि अपना कमरा तो छोड़िए, मचा रखी होगी तबाही, कपड़े ऐसी अलमारी में ठूस रखे होंगे, किताबें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होंगी, बेडशीट नीचे आधी लटकी पड़ी हुई होगी, उसके नीचे बेडशीट के नीचे सॉक्स होंगे, गद्दे के नीचे जूते होंगे, बेडशीट के नीचे, ये तबाही तुम लड़कों ने मचा रखी होगी। लड़कियां फिर भी थोड़ी तमीज से रह लेती हैं, है ना? लड़के तो भैया पता ही है, जूते पड़े हैं कहीं पड़े हैं, कहीं पड़ा है, एक जूता कहीं पड़ा है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज के साथ फॉर्मल शूज मिक्स हो गए हैं, कैजुअल के साथ स्पोर्ट्स मिक्स हो रहे हैं, कुछ नहीं पता लड़कों का। ठीक है, लेकिन लड़कियां थोड़ी तमीज से रहती है तो वो इस एग्जाम्पल को रिलेट थोड़ा कम कर पाएंगी, है ना? सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसी होटल रूम में जाते हैं, ठीक है, वहां देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चीजें एकदम अरेंज रहती हैं, है ना? कर्टेन्स एकदम बिल्कुल एकदम लगे रहेंगे, लाइंड एकदम, है ना? और जो टेबल है उस पर सारी चीजें एकदम अरेंज होंगी, है ना? बेडशीट एकदम बिल्कुल एक भी उसके ऊपर वो नहीं होगी, क्या कह सकते हैं उसे? सिल्वट जिसे कहते हैं, है ना? एक भी सिल्वट नहीं होगी बेडशीट के ऊपर, एकदम बढ़िया तरीके से डिजाइन करके लगा रखा होगा। तुम जाओगे उस कमरे के अंदर और ऐसी तबाही मचाओगे ना, ठीक है, बेडशीट फिर कहीं है, टेबल पे कुछ गिरा दिया है ना? वॉशरूम के अंदर जो जो उनकी टॉयलेटरीज हैं, ठीक है, उनको यूज करोगे भाई, शैम्पू साबुन जो है ना? तो आपने क्या करा, चीजें पहले बहुत ज्यादा ऑर्डर में थी, आपने क्या करा, उसे डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, आपने चीजों को उनकी जगह से चेंज कर दिया, आपने वहां पर ऑर्डर से क्या लिया है? डिसऑर्डरनेस लिया है। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक एनर्जी एक्सपेंड करी, एनर्जी कुछ वहां पर एक्सपेंस करी है वहां पर, ठीक है, इस एनर्जी के एक्सपेंशन को ही, जो हम आप लोगों ने एनर्जी वहां खर्ची है, ठीक है, इसी को हम लोग एंट्रोपी बोल रहे होते हैं। और बेटा एक चीज बताओ, वापस से चीजों को डिसऑर्डर में से ऑर्डर में लाने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंट्रोप, उसको हम लोग एंट्रोपी ही कहेंगे। ठीक है, जो भी हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है बेटा, ठीक है, हीट का रिलेशन यहाँ पर आएगा, हीट माने एनर्जी, वहां पर तो खैर हीट में क्या ही बोलूं, लेकिन जो अपनी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर एंट्रोपी को हम लोग डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस के थ्रू वो कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ देखिए चीजें कितनी ऑर्डर्ड हैं, व्हाइट मार्बल जो है अपने व्हाइट वालों में घूम रहे हैं, ब्लैक वाले मार्बल अपने ब्लैक वालों में घूम रहे हैं। जैसे मैंने इनके बीच में से सेपरेशन हटाया, व्हाइट वाले ब्लैक में मिक्स हो गए और ब्लैक वाले व्हाइट में मिक्स हो गए। ठीक है, तो अब जो है, जब आप यहाँ हाथ डालोगे बेटा इधर की साइड, तो आपके हाथ में व्हाइट मार्बल आएंगे, लेकिन आप जब यहाँ हाथ डालोगे तो यहाँ आएंगे आपके हाथ में कैसे मार्बल? ब्लैक मार्बल। लेकिन जब मैंने इनके बीच में सेपरेशन हटा दिया, पगला जाएंगे वो तो, एक दूसरे से मिलने मिलने गले वाले मिलने लगेंगे। अब आप हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में व्हाइट भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है। पहले 101% था कि व्हाइट ही आएगा, इधर ब्लैक आएगा, लेकिन अब आप कंफर्म नहीं कह सकते भैया व्हाइट आएगा या फिर क्या आएगा? ब्लैक आएगा। नाउ here we will use the concept of probability, we will use the word probability। probability क्या होती है? randomness ही तो होती है, हाँ या नहीं? वो ताश के पत्ते वाला, वो डाइस वाला, 6 नंबर आएगा 5 नंबर आएगा, कुछ नहीं पता। तो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। क्लियर? इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड इट इज स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये स्टेट फंक्शन के साथ साथ क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर? जल्दी से बता दो मुझे, कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? ये क्या होती है? हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है हमारा Q अपॉन
टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं सिस्टम के लिए लिखूंगा, डेल्टा एस मैं सिस्टम के लिए लेना चाहूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और बेटा अगर मैं सराउंडिंग के लिए लेना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर, बताइए कोई दिक्कत है? मैं एक और चीज यहां पर लिख सकता हूं, अगर मुझे जो टोटल होगी बेटा मेरी, जो यूनिवर्स की इंट्रोपी होगी वो क्या होगी बेटा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सो दिस इज एंट्रोपी। ठीक है बेटा, क्लियर। एंट्रोपी से ही हमारी जो है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट हुई थी। ठीक है, एंट्रोपी कहा कि अगर हमारी नेगेटिव होगी, एंट्रोपी नेगेटिव होगी तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ध्यान रखिए। अगर डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जितनी ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रोसेस अपने आप कुछ हो रहा होगा। ठीक है बेटा, और अगर डेल्टा एस जीरो है, ठीक है, तो यानी रिएक्शन जो है, जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, या मैं कहूं इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ये वाली बात और एक बेटा जी ये वाली बात, एंट्रोपी से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक बेटा जी, तो ये बातें आपको याद रखनी है, और यहाँ पर ये टोटल एंट्रोपी की बात हो रही है, यहाँ पर क्यों हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों रिवर्सिबल लिखा रहता है यहाँ पर बेटा। ठीक है, ये क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान रहे आप लोगों को, तो टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की कैसे निकल जाएगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। भाई यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर तो बना हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। किसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। एक लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, भाई लिक्विड से क्या बन गया, वो सॉलिड बन रहा है। तो लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया है भाई, देखिए वहां पर मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा मूव कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर मूव नहीं कर सकते, तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। भैया टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो वो सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर, तो फ्लो वहां पर ज्यादा होगा एटम्स का, है ना, मूवमेंट ज्यादा होगा एटम्स का, तो इसकी इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड है। ठीक है, जब मैंने उसे हीट करा तो उसको में से कुछ सॉलिड बना, कुछ गैस बनी, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट के अंदर गैस आ रही है, नहीं आ रही है, और गैस का मूवमेंट ज्यादा होता है, तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब जो टोटल एंट्रोपी है वो हमारी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है H2 गैस से हाइड्रोजन गैस। भाई गैस से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल है, वो हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से हमारी एंट्रोपी क्या कर गई है बेटा, इंक्रीज कर गई है। जिसकी वजह से हमारी एंट्रोपी क्या कर गई है बेटा, इंक्रीज कर गई है, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसके अंदर, तो यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर मिल जाएंगे, वेदा 11E पर। ठीक है, जहां आपको नोट्स, पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलते हैं, जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन चाहिए अगर आपको अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो कहाँ आएंगे आप, बिल्कुल ठीक, वेदा अकेडमी के ऐप पर। ठीक है, इस ऐप के अंदर वो सारे फीचर अवेलेबल है जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, तो सभी फीचर्स को बढ़िया तरीके से यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक बच्चा, चलिए जल्दी से हम लोगों को आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट करा, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना बेसिकली बोर नेबर साइकिल क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, क्योंकि एंट्रोपी से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे थे फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, ठीक है, तो उसकी फिजिबिलिटी जो है एंट्रोपी से प्रूव की जा सकती है, अभी जैसा कि मैंने देखा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं,
बहुत से केमिकल प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर डेल्टा एस की वैल्यू कई बार नेगेटिव, कई बार पॉजिटिव और कई बार जीरो आ रही होती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि अभी भी मैं एंट्रोपी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, अभी एंट्रोपी की भी कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वो भी इसका पर्याप्त नहीं थी स्पॉन्टेनिटी को प्रूव करने, प्रिडिक्ट करने के लिए। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।